तो फार्माकोकाइनेटिक्स सेक्शन में है हम जनरल फार्माकोलॉजी के। और हमें जैसे पता है कि फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली 4 सेक्शन रहता है। एक रहता है अब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म और उसके बाद होता है एक्सक्रीशंस। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में डिस्कशंस करने के लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में। तो जैसे हमने देखा कि कोई, जैसे आपने टैबलेट लिया तो टैबलेट का अब्जॉर्प्शन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया। अब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में है वहाँ से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ से उसको साइट ऑफ एक्शन पे भी जाना है, जहाँ पे काम करना है वहाँ पे, ब्लड में भी रहना है, और उसके बाद इवेंचुअली उसको मेटाबॉलाइज होना है। तो जो बॉडी में उसको जाना है, वंस द ड्रग ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, उसके बाद जो उसका मूवमेंट होता है वो डिफरेंट टिश्यूज़ में या साइट ऑफ एक्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशंस में अफेक्ट करते हैं? जैसे हमें पता है कि 2 फैक्टर्स, तो ऑब्वियसली जो अब्जॉर्प्शन के फैक्टर है वो भी यहाँ पे आप करने वाले हैं, क्योंकि आपको साइट ऑफ एक्शन में जाना है तो सेल्स के थ्रू कभी कभार पास होना पड़ेगा। सो अगेन लिपिड सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, पीएच ऑफ अ ड्रग इन अ मीडियम, और उसके साथ साथ आयोनाइजेशन स्टेटस वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 स्पेसिफिक फैक्टर्स ऐड होता है वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके बारे में हम देखेंगे क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स, डीप में भी देखेंगे। सो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग का बाइंडिंग होता है और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशंस में। दूसरा है टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स। कई कबार टिश्यूज़ में जाने के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो उनका भी रोल होता है। डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो, कौन कौन से रीजन में ब्लड फ्लो का डिफरेंस है, बॉडी में फैट कितना है, मसल मास कितना है, एज और एक्सट्रीम एज के हिसाब से, और कोई डिसीजेस जैसे CHF, यूरेमिया, सीरोसिस, स्पेशली वो डिसीजेस कि जिससे इवेंचुअली प्रोटीन्स पे असर पड़ता है। तो ऐसे डिसीजेस भी अब डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बारे में हम डीप में देखेंगे सेपरेट वीडियो लेक्चर में कि क्या है प्लाज्मा प्रोटीन और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन अभी हम सुपरफिशियली जान लेते हैं कि जैसे कोई भी ड्रग जो होता है उसको 2 प्रोटीन के प्रति अफिनिटी रहता है। इधर वो प्रोटीन रहता है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में हुआ प्रोटीन रहता है उसके साथ उसका अफिनिटी रहता है, या फिर उसको रहता है टिश्यू प्रोटीन के प्रति अफिनिटी। सो वो टिश्यू प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम के बाहर पेरिफेरल टिश्यूज़ में होता है, तो या फिर वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में स्पेसिफिक टिश्यूज़ के प्रति वो आकर्षित रहता है। सो ड्रग जो है वो 2 टाइप के प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, इधर वो प्लाज्मा में पड़े प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है या फिर पेरिफेरल टिश्यूज़ के जो प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड करता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, ये जो चीज़ है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पे अफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है जिसका प्लाज्मा प्रोटीन के प्रति काफ़ी आकर्षण है, तो ये प्लाज्मा में रहे प्रोटीन के प्रति आकर्षित रहेगा, तो ड्रग मोस्टली कहाँ पे रहेगी? प्लाज्मा में या फिर ब्लड में रहेगी। तो पेरिफेरल टिश्यूज़ में ड्रग कम जाएगी, सो ऑब्वियसली उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, सो देयर वुड बी लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस। और दूसरे केस में मान लीजिए कि ड्रग का आकर्षण है पेरिफेरल या टिश्यू प्रोटीन के प्रति, तो वो ड्रग प्राइमरी कहाँ पे जाएगी? टिश्यू प्रोटीन्स में जाएगी। सो प्लाज्मा में उसका प्रोटीन के प्रति आकर्षण कम रहेगा, तो प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस रहेगा। सो यहाँ पे इवेंचुअली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। सो देयर विल बी मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज द ड्रग इज़ मोर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू। सो टिश्यू में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होता है। अगर टिश्यू में कम है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, अगर टिश्यू में प्रोटीन का आकर्षण और प्रोटीन का बाइंडिंग कम है तो कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो क्या होता है ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ प्लाज्मा that can accommodate drug in the body, that is simple volume of distributions. So volume of plasma that would accommodate all the drug in the body. So body में जैसे हम मान लीजिए कि आपने जो ड्रग दी है, सभी ड्रग बॉडी में एकोमोडेट करने के लिए हमें हाइपोथेटिकली कितना प्लाज्मा चाहिए, तो इसे एपरेंट वर्ड यहाँ पे अस्तित्व में आ रहा है। सो इसे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं कि एपरेंटली कितना प्लाज्मा हमें चाहिए टू अकोमोडेट दैट ड्रग इन द बॉडी। सो उसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला निकालने जाए तो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो सबसे पहले आपने दिया हुआ है डोज अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो उसका आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है,
जहाँ पे डोज 1 ग्राम दिया हुआ है, सो 1000 mg डोज दिया हुआ है, और उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 50 mg पर लीटर है, तो यहाँ से उसका जो इवेंचुअली आंसर आएगा वो 20 लीटर्स. सो यू नीड 20 लीटर ऑफ प्लाज्मा टू अकोमोडेट 1000 mg ऑफ ड्रग इन द बॉडी. सो उसे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कह सकते हैं. अभी हमको उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जानना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मेन इंपॉर्टेंस क्या है. तो हम ये फिगर से पता लगाते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर नहीं किया है, यहाँ पे हमने एक ड्रग एडमिनिस्टर किया है. ये ड्रग क्या है कि ये ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर यहाँ पे हम ये फिगर और ये फिगर देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है. सो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ड्रग है जो ब्लू लाइन से इंडिकेट किया हुआ है वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा रहता है. सो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही मोस्टली रहता है, देख लीजिए आप. बल्कि यहाँ पे जो ड्रग है वो सभी जगह पे, इवन टिश्यू में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रग है वो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग है, ये जो ड्रग है लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग है. यहाँ पे जो ड्रग है वो पेरिफेरल टिश्यू में भी जा चुकी है, पेरिफेरल टिश्यू के प्रोटीन के प्रति भी उसका आकर्षण है. और यहाँ पे जो ड्रग है वो सीमित है सिस्टमिक सर्कुलेशन में. सो जहाँ पे सर्कुलेशन है वहीं पर ये ड्रग है, तो टिश्यू के प्रति यहाँ ये ड्रग का आकर्षण कम है. सो कौन कौन सी ड्रग है जिसका टिश्यू के प्रति आकर्षण कम है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है. मोस्ट ऑफ द ड्रग का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही सीमित रहती है, जैसे डाइक्लोफेनेक, वारफेरिन, ये सब. पर ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवाइयाँ हैं जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है और टिश्यू के प्रति भी आकर्षण रहता है. तो नाम है डिगॉक्सिन, प्रोप्रेनोलॉल, मॉर्फिन. अभी ये नाम आपको नए लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं. तो डिगॉक्सिन हार्ट के पंपिंग को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ हैं. प्रोप्रेनोलॉल अगेन हाइपरटेंशन में यूज़ होने वाली दवाई है, बीटा ब्लॉकर कहते हैं. मॉर्फिन पेन किलिंग के लिए यूज़ की जाती दवाइयाँ हैं. सो ये जो दवाइयाँ हैं उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है. सो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन दवाई का. सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है. अब उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है. तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी दवाइयों का पॉइजनिंग होता है तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस. ठीक है, क्या रहता है हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस मीन्स हीमो मीन्स ब्लड और डायलिसिस मीन्स प्योरीफिकेशन. तो हमें एक प्रोसीजर रहता है जहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई करना रहता है. प्योरीफाई फ्रॉम व्हाट, प्योरीफाई फ्रॉम टॉक्सिन्स. सो एक आर्टिफिशियल किडनी हम बाहर एक मशीन लगाते हैं और मशीन में से ब्लड पास करते हैं और वहाँ से क्या होता है कि ब्लड प्योरीफाई होने लगता है और टॉक्सिन मटेरियल निकलने लगता है ब्लड के बाहर. सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस. तो हीमोडायलिसिस ये ड्रग में कर सकते हैं. अगर ये ड्रग का पॉइजनिंग हो गया, किसी ने लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग ले ली, तो हीमोडायलिसिस से फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा. क्यों होगा, क्योंकि ड्रग यहाँ पे सीमित रहती है ब्लड में और हम ब्लड को प्योरीफाई करेंगे तो दवाई को भी निकाल सकेंगे. अब ये ड्रग का मान लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल डिगॉक्सिन का हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग का किसी ने पॉइजनिंग हो गया, किसी ने ज़्यादा ड्रग ले लिया, तो उसमें ये हीमोडायलिसिस काम आएगा, नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लड के प्रति सीमित नहीं है दवाइयाँ, ब्लड के बाहर भी टिश्यूज़ में जाते हैं और वहाँ से हीमोडायलिसिस टिश्यू में गिरी हुई दवाई को फिल्टर नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ ब्लड में पहुँची दवाई को फिल्टर कर सकता है. सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वाली दवाइयों के पॉइजनिंग के केस में हीमोडायलिसिस काम नहीं करता है. सो दैट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे हमें पता चला कि जो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग है जिसको टिश्यू प्रोटीन के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है. अब हर एक दवाई का अलग अलग टिश्यू के प्रति उसका एफिनिटी या आकर्षण रहता है. जैसे कुछ एग्जांपल हमने दिया है कि थायराइड की जो टिश्यू है उसके प्रति आयोडीन दवाई का आकर्षण रहता है, रटाइना में आकर्षण रहता है, क्लोरोक्विन या काफ़ी सारी एंटी मलेरियल ड्रग का आकर्षण रहता है, बोन और टीथ में कुछ एंटीबायोटिक है जैसे टेट्रासाइक्लिन, कुछ हैवी मेटल्स है उसका आकर्षण रहता है. ठीक है, लीवर और किडनी में जाती हुई दवाइयों का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है. सो हर एक टिश्यू के प्रति कुछ दवाइयों का आकर्षण या एफिनिटी रहता है और उसके हिसाब से वो वहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिकली डिपोजिशंस होता है.
सो जब भी हम ज़्यादा डोज में दे देते हैं या फिर लॉन्गर टाइम पे उसका एक्सपोजर करते हैं तो वो टिश्यू में दवाई अक्यूमुलेट हो जाती है और देयर आर चांसेस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे हम देखें तो ये रेटाइनल मैक्यूलोपैथी होता है, रेटाइनल क्लोरोक्विन का डिपोजिशंस होता है और ऐसा चीज़ हो सकता है। टीथ और बोन में दवाइयों का डिपोजिशंस होते हैं, टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाइयाँ हैं कि या फिर हैवी मेटल से, तो ये टीथ में डिस्कलरेशंस भी कर सकते हैं। सो ऐसी टिश्यू अफेक्शन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होना भी काफ़ी कॉमन है। थैंक यू वेरी मच।